बिहार में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। इसके पहले नेताओं का पार्टी ज्वाइन करने का दौर शुरू हो गया है। आज सब खगड़िया के मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण किया है। वहीं मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। कहा है कि बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है, जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। वहीं आयोग को लेकर भी निशाना साधा है। कहा कि अब तो सरकार के लोग ही खुलासा कर रहे हैं। वहीं सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कहा कि जल्द ही महागठबंधन में हम लोग बैठकर सब कुछ तय कर लेंगे। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने सासाराम में ये बातें कही। आजाद समाज पार्टी ने सासाराम में एक सभा आयोजित की। जौहर आजाद ने कहा कि संविधान विरोधी ताकतें बिहार में भी एकजुट हो गई है। आजाद समाज पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी ने 243 सीटों में 143 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ दिया है। मनुस्मृति को मानने वाले संविधान विरोधी ताकतें एकजुट हो चुकी हैं, लेकिन बहुजन विचारधारा के लोगों को एकजुट होने के लिए इनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो मुद्दे हैं, जो अत्याचार और शोषण के खिलाफ अगर सख्त कानून की बात नहीं होगी तो किसी से गठबंधन नहीं होगा। हाँ, हम 143 सीट 100 सीटों पर लड़ेंगे और 143 सीट इंडी अलायंस के लिए छोड़ देंगे, ताकि वो कल ये ना कहें कि भाजपा को हरा देते अगर आसपा 200। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार में न्यूक्लियर प्लांट बनाया जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसको लेकर सहमति दे दी है। बिहार से डिमांड है, एक तो न्यूक्लियर पावर के लिए एक इन्होंने डिमांड की है। हमने पहले से आग्रह किया कि एक न्यूक्लियर डिमांड का प्रोजेक्ट ये लगाएं, हम उसमें सहायता करेंगे। दूसरा एक स्टोरेज का जो प्रोजेक्ट है, बैटरी स्टोरेज के लिए 1000 मेगावाट का एक सहायता वीजीएफ की उन्होंने मांगी है। हमने प्रिंसिपली उसको हाँ किया है कि आरी का उत्पादन जितना इनका होगा उस हिसाब से हम इसको भी मंजूर करेंगे। इन्होंने अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति भी इन महीनों की 6 महीने के लिए आगे के लिए मांगी है, 500 200 यानी 250 मेगावाट, और अगले 3 महीने 500 मेगावाट ये भी हमने मंजूर कर दिया है। इसलिए जो भी डिमांड थी कुछ पूरी हो गई हैं, कुछ जो डिमांड्स है उसका विचार करके बाद में उनको। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग सनातनी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं। संविधान ये लोग मानने वाले नहीं हैं। साथ ही कहा कि ये लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की बात तो करते हैं, लेकिन ये लोग उनको मानते नहीं हैं। लोग किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? ऐसी भाषा बोलकर किसका अपमान कर रहे हैं? सनातनी सभ्यता और संस्कृति का अपमान करना ही इनका धर्म है। सनातनी संस्कृति का अपमान कर ये लोग एक धर्म विशेष के लोगों को खुश करना चाहते हैं। ये लोग जातीय उन्माद को बढ़ावा देकर प्रदेश में नफरत का बीज बो रहे हैं। पूजा पाठ, दान दक्षिणा और मंत्रोच्चारण सनातनी संस्कृति का हिस्सा है। यह भारतीय संस्कृति को विशिष्ट बनाता है। क्या राजा सुप्रीमो या उनके बेटे बेटियों के विवाह या अन्य मांगलिक अनुष्ठान में पूजा पाठ नहीं हुआ था क्या? संविधान को मानने वाले कौन हैं और लोगों से संविधान अधिकारों को छीनकर किसने देश में इमरजेंसी लगाई, ये सभी लोगों को मालूम है। राजद और उनके सहयोगी संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। संविधान के प्रति अपनी जेब में रखकर घूमने से कोई संविधान का संरक्षक नहीं बन जाता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमुई जिले के गिरदौर प्रखंड स्थित नया गांव पहुंचे। यहां दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की 15वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी और सुमित सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने केएलएन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में शिरकत की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की जयंती और कॉलेज के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने शॉल उड़ाकर और मधुबनी पेंटिंग देकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि से मेरा गहरा लगाव है, पर आगमन पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा जी, मुझे उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है।
बैजनाथ मिश्र जी की जयंती भी है और उसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन और हमारे एलन मिश्रा कॉलेज में, और एलन मिश्रा कॉलेज को एक नया स्टेटस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा प्राप्त हुआ है कि कॉलेज को ऑटोनॉमी मिली है, मतलब यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त अब ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। उन्होंने बहुत छात्रों को भी कहा, छात्रों को निमंत्रण भी दिया कि आएँ, दिल्ली आएँ, संसद भवन का भ्रमण करें। और मुजफ्फरपुर की धरती और बिहार आगमन पर हम सब लोग हर्षित हैं और पूरा परिवार भी, और विशेष तौर से कॉलेज में उनका आगमन बच्चों के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत प्रेरणादायक रहा। लोगों को बुलाने का हम लोगों का पर्पज केवल ये होता है कि हमारे छात्र, हमारे जो भविष्य निर्माता हैं, उनको यह फील हो कि हम ही लोगों के बीच का एक आदमी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, कठोर परिश्रम से इस कुर्सी पर पहुंचा है। तो बच्चों को, ऐसे लोगों को बुलाने से प्रेरणा मिलती है। बिहार में एक और नया आयोग, बिहार राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित 32 लोगों को जगह दिया गया। फिर एक बार आयोग का गठन किया है, लंबी चौड़ी। यह पता कर लेना चाहिए कि कहीं अंधकार में नीतीश कुमार को रखकर तो निर्णय ले लिया गया, क्योंकि दामाद आयोग पर तो एक सवाल आया था मुखर वक्ता का, जदयू का, कि नीतीश कुमार को अंधकार में रख कर निर्णय लिया गया है। और अब चुनाव होना है, क्या बरसा जब कृषि सुखाने, ये कार्यकर्ताओं को लाभ देना था तो इतना दिन से सरकार से पहले ही ना बना देना चाहिए। रेवड़ी बांट रहे हैं खजाना को लूट करने के लिए अंतिम समय में, तो क्या कर रहे थे? जैसे जैसे लोगों को बनाया है तो वैसे ही ना आपको उसका फल मिलेगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर सवाल उठाया। उसी पर आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि विजय सिन्हा सम्राट चौधरी के पिछलगू है, अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। जब से डिप्टी सीएम बने हैं तब से पार्टी और समाज को कलंकित कर रहे हैं। क्षेत्र में जनता रगड़ रही है, आरएसएस का नाजायज प्रतिबिंब है। ये खुद गब्बर टैक्स वसूल रहा है बैठ के डिपार्टमेंट में, और बात आदरणीय लालू प्रसाद जी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एगो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाया, नड्डा से भारतीय जनता पार्टी का गड्ढा खोदवा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है, व्यक्ति सिर्फ नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। इसी कॉलेज से पढ़ करके आपको पछवाड़ा भेज रहा है, पीछे ढकेल दे रहा है। आप ही के दलवा में हमारा ही सर गया है, तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोड़ हैं। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के अतरौली बन गांव में खेत में फसल देखने गए अमर कुमार पर आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई तेज बारिश के दौरान यह हादसा हुआ। परिजन आनन फानन में अमर को सदर अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। अंबा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखने गया था बिहन बोला के साथ में, तो वही में 1-2 मिनट भी घर से निकलना नहीं हुआ और उस पर हाथ में पानी देखने हाँ दिक्कत का भेल, जैसे ठनका गिरा है। नवादा के रोहताना क्षेत्र के समरैठा गांव में एक ओझा की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय हृदय राजवंशी के रूप में हुई। घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद डीएसपी हुलास कुमार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराकर जाम हटवाया। बताया जा रहा है कि हृदय राजवंशी को देर रात फोन आया। फोन के बाद वह घर से निकल गए और फिर नहीं लौटे। समस्तीपुर सदर अस्पताल में डिलीवरी के दौरान अंशु कुमारी की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। अस्पताल स्टाफ के असंवेदनशील बयान, मर गया तो क्या हुआ, लोग मरने के लिए ही आते हैं, से परिजन भड़क उठे। मामले को लेकर परिजन सिविल सर्जन से मिले। उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
ऐसे है कि हम लोग हमारे लिए हर डेथ इम्पॉर्टेंट होता है और हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी घटना हमारे यहाँ नहीं हो। इसके लिए हम लोग नेसेसरी स्टेप्स भी उठाते हैं, हमारी व्यवस्था भी है और हम लोग विजिलेंट भी रहते हैं और नज़र रखते हैं। अगर इस तरह की घटना हो गई है, जानकारी मुझे मिली है, तो हम लोग उसको देख रहे हैं कि क्यों घटना हुई। इसके लिए जांच कमेटी बैठा करके हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करके अगर कोई इसके लिए अगर हमको लगेगा, जैसा परिजन लोग बोले लापरवाही हुई है, ऐसा एक्चुअली क्या है कि जब किसी का भी डेथ होता है तो लोग बोलते हैं कि लापरवाही से हो गया, ऐसे हो गया, वो, लेकिन हम लोग अपने सिस्टम को जांचते हैं, जांच करके देखते हैं कि जो सुविधाएं हमारे पास है वो मरीज़ को मिली कि नहीं, कहीं लापरवाही हुई कि नहीं, वो हम लोग देख लेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, जांच कमेटी हमारी देख लेगी उसको और तब हम लोग जैसा होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। कि जेडीयू की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस प्रेस वार्ता में जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया ने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, अपने बयान में सुनिए। बीमार पिता जो ना ही शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ना ही वो मुझे लगता है कि थोड़ा मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की तस्वीर को देख कर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं और इतना भी नहीं सम्मान कर पा रहे हैं कि उनको सम्मान देना चाहिए। उनकी तस्वीर को छूना क्या देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। किस तरह से अड़ के वो टेबल पर बैठे हैं, उसके बावजूद और जो कि सजा याफ्ता है, जिनको चुनाव लड़ने की भी इजाजत नहीं है, वो आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो तेजस्वी जी, आप तो कलयुग के श्रवण पुत्र हैं और परिवारवाद का इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल पे। ससुर ने समधन को गोली मार दी। बिहार के आरा जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बहू की विदाई को लेकर चल रहे विवाद ने खूनी मोड़ ले लिया। संदेश थाना क्षेत्र के तीर्थकौल गांव में 45 वर्षीय महिला को छर्रा लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि शादी के बाद से ही उसके ससुर द्वारा बराबर कहा जाता था कि मेरी बेटी मेरे घर पर ही रहेगी और मेरे हिसाब से रहेगी। इसी बात को लेकर उन लोगों के बीच विवाद चल रहा था। विवाद यही चल रहा था कि ससुर हो रहा था मेरा कि मेरा अपना हिसाब से मेरी बेटी चलेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। किसका शादी हुआ था? किसका शादी हुआ था? मेरा हुआ। कहाँ पे? शिवपुर हाल विक्रमगंज केड़कीपुर। कब हुई थी शादी? 2023 में। तो आपके ससुर क्या बोल रहे थे? वो ससुर बोल रहे थे कि मेरी मर्जी से मेरी बेटी चलेगी, आपका मर्जी नहीं चलेगा, मेरा मर्जी चलेगा। जो कि हम और मेरी पत्नी हम लोग अच्छा तरह से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होता है। विदाई हुआ है इस बार? विदाई हुआ था। अभी हमको दशहरा में हम गए थे लाने के लिए, तो वहाँ पुलिस पैसा देकर बुलवाया था, पूरा बेइज्जती करवाया, उल्टा पलटा बुलवाया मेरा ससुर, और तो हम डिप्रेशन में आके कपार फोड़ लिए थे 3 जगह। फिर उसके बाद में हम अपने बीवी को लेकर आए यहाँ अपने घर पे। उसके बाद में ससुराल में कपार फोड़े थे? हाँ। कितना दिन पहले? हमको दशहरा घर ही। अच्छा, तो फिर इधर कुछ विवाद भी हुआ था क्या? विवाद यही हुआ था कि उल्टा पलटा बहुत हम लोग के साथ। कटिहार के ऑफिसर्स कॉलोनी में कोर्ट के आदेश पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बता दें कि उमाशंकर सिंह और इंद्रभूषण यादव के बीच जमीन विवाद से जुड़े मामले में कोर्ट ने उमाशंकर सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया था। उसी आदेश के तहत मजिस्ट्रेट की निगरानी में बुलडोजर चला और देखते ही देखते मकान मलबे में तब्दील हो गया। वहीं उस घर की महिला सदस्य रिंकू देवी का आरोप है कि उन्हें किसी तरह की कोई नोटिस नहीं दी गई है और न ही सामान निकालने का समय मिला। प्रशासन ने जबरन उसके घर को ढा दिया। वहीं पुलिस ने विरोध करने पर महिला और पुरुष परिजनों को हिरासत में लिया है। अंडरग्राउंड में हमको तोड़ना है, इसका दीवार को तोड़ना है, इसका मकान को तोड़ना है। ठीक है, हम लोग जब बाहर निकले काहे चढ़े हैं, मेरा दीवार पे जब चढ़ा ना तो मिस्त्री को बोले काहे चढ़े हो यहाँ, तो बोला कि यहाँ से टूटेगा, तो नोटिस चिपकाने लगा। ठीक है, उधर जैसे भी लगा के रखा था, नोटिस चिपकाने लगा। तो हम लोग बोले अभी नोटिस दे रहे हैं, हम लोग को तो पहले कोई सूचना मिला नहीं। न्यायालय का तो हम लोग खुद सम्मान करते हैं, कभी उस सूचना हम लोग को मिला ही नहीं, कोई नोटिस वगैरह नहीं मिला। नोटिस मिलता तो हम लोग भी आगे कर देखते हैं ना कि क्या करना है। उसके बाद क्या कहता है, वहाँ जब हम लोग गए उसको रोकने के लिए कि आप लोग मेरा घर मत तोड़िए, तो हम लोगों को जबरन
112 की गाड़ी पे हमको बैठाया गया। पुलिस वाले औरत में लेडीज कांस्टेबल सब थी, वो लोग घिस करके हमको ले गई, बैठाई गाड़ी में, 3 घंटा बंद की। मेरे परिवार का और भी सदस्य को जाकर थाना में, सहायक थाना में बैठाया गया। मेरे यहाँ 2 रूम, लेटरिन, बाथरूम, किचन, किचन का सारा सामान फेंक दिया गया, सारा टूट गया। और मतलब कौन आया था? ये उमा सिंह आया था, उसके साथ प्रशासन आई थी, सब मिल करके ये सब किया है। तो हम लोग को पहले नहीं, हम लोग को नोटिस पहले नहीं मिला था, कुछ नहीं, कुछ सूचना नहीं मिली थी। अच्छा, कुछ जानकारी नहीं थी। नोटिस चिपकाया, उसके बाद नोटिस चिपकाया, उसके बाद यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ और सबको उठा करके ले गया। अच्छा, कौन उठा? प्रशासन। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ नहीं, वही हम लोग को रखा। अच्छा, आप लोग जब शाम आए तो तक क्या पाए? यहाँ आए तो सब चीज़ टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, और सब चीज़ ईटा उटा। अब बिहार की पहचान हथियार के हब के रूप में होगा। मुंगेर में बंदी के कगार पर पहुंचा बंदूक कारखाना को भी जल्द ही संजीवनी मिलेगी। बता दें आपको कि राज्य में बनने जा रहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर में मुंगेर को शामिल किया गया है, जिसे लेकर बंदूक निर्माताओं और कारीगरों में खुशी है। वहीं बिहार सरकार के उद्योग विभाग की ओर से राज्य में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें मुंगेर, कैमूर, बांका, जमुई और अरवल जिले शामिल है। वहीं जिले में फैक्ट्री लगने से आसपास के क्षेत्र में विकास के साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिल्कुल, आज के ज़माने में डिफेंस कॉरिडोर की बहुत ज़्यादा अहमियत है मुंगेर बिहार में। इससे रोज़गार के नए आयाम मिलेंगे। बिहार सरकार की एक नीति स्पष्ट होगी जो अब तक नहीं है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बिहार सरकार की। तो इससे रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे। रोज़गार के लोगों को, जो कुशल श्रमिक हैं, उनको काम मिलेगा यहाँ पे, और इसकी अपार संभावना है। और साथ ही साथ बिहार जो है देश ही नहीं विदेशी रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। गोपालगंज के बनकटा गांव में देर रात सांप काटने से एक युवक की मौत हो गई। बता दें कि सांप काटने के बाद अचेत अवस्था में परिजनों पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां दवा नहीं रहने के कारण डॉक्टरों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। मृत युवक की पहचान कटैया थाना क्षेत्र के बनकटा गाँव निवासी मुन्ना यादव के रूप में की गई है। ऐसे 2-2:30 बजे रात में वो सो रहे थे, उस टाइम उसको सांप बाइट कर दिया। उस टाइम हम लोग पंचदेवरी लेकर गए, उधर 2 इंजेक्शन लगाया। उधर बोला सांप का इंजेक्शन इधर नहीं है, जो इधर से अस्पताल लेके जाओ, सदर अस्पताल गोपालगंज। और गोपालगंज हम लोग गाँव से कम 40-50 किलोमीटर है। 50 वहाँ तक आने में हम लोग 1-1.5 घंटा लग जाता है। यहाँ तक आते आते रास्ते में उसका मृत्यु हो गया। सुई अगर ये उस अस्पताल में होता हमारे, किसकी कमी मानते हैं? ये तो हमारी जो स्वास्थ्य विभाग का जो सरकार है उनका ये कमी है। अगर वहाँ ये उपलब्ध होता सुई का तो आज इसका मृत्यु नहीं होता। जो बच्चे उसका 2 लड़के भी हैं, एक 1 साल का और एक 2-3 साल का है। अभी इसका उम्र 25 साल है। अगर वहाँ व्यवस्था होता इस इंजेक्शन का। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के आरा स्थित घर को चोरों ने निशाना बनाया। सोमवार की रात पवन सिंह के दूसरे घर में रात के अंधेरे में चोरों ने खिड़की खोलकर करीब 15 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर लिया। इस मामले को लेकर पवन सिंह के बड़े भाई रानू सिंह ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस घर पर पवन सिंह के सास ससुर रहते थे। इन दोनों के अलावा इस घर में कोई भी नहीं था। रात के अंधेरे में यह घटना घटी है। उस दौरान दोनों ही दूसरे कमरे में सो रहे थे, तभी चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। दरअसल पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंझावा वार्ड नंबर 5 में पवन सिंह के दूसरे घर की है, जहां 23 जून की रात चोरों ने खिड़की खोलकर करीब 15 लाख की ज्वेलरी, 30 राइफल की गोली समेत 15,000 नगद चोर उड़ा ले गए हैं। वहीं चोरी की घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, घटना अंजाम दिया गया, क्या सामान गायब? घटना 23 तारीख को रात की है। जानकारी हमको आज हुई है सुबह 6:30 बजे करीब। हमारी जब सास उठी तो देखे कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, तो इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया। तो हम उनको बताए कि एक बार बाहर से जाके देखे कि ये
खिड़की, तो हमारे जो ससुर जी है गए बाहर, देखे कि ये खिड़की जो है इसको यहाँ से निकाल के, यहाँ से खोल के खींच और अंदर आ करके अलमीरा का वार्डरोब का टोटल खोल के और इसमें से 30 गोली और इस अलमीरा में से गहना सब निकाला। से कितने लाख का जेवरात होगा? 13-14 लाख का था। महिलाओं के घर के? हाँ। पवन सिंह का भी कोई सामान उमान गायब हुआ है? नहीं, पवन सिंह का कोई सामान नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ। कुछ नहीं जाना, छिटकीली लगा कर आकर सो गए। इसके बाद वो जंगला काट के कब लेगा पता नहीं चला। उसमें क्या क्या था आपका? 15-16 लाख का हमारा जेवर था और रुपये 15-20 हज़ार था। अब गिने थे पैसा थोड़े हमारे। अच्छा, आप ही का सारा जेवरात था? इस घर में कौन कौन था? हमारा हस्बैंड रहते हैं, वो हम रहते हैं। अच्छा, और कोई नहीं? घर में कोई नहीं था? कुछ भनक भी नहीं लगा आप लोगों को? ना, कुछ नहीं। जंगला जब हम 5 बजे उठे न तो गए खोलने के लिए, तो अंदर से छिटकीली बंद था। अंदर से? तो फिर उसके बाद कैसे आप लोगों को सूचना दी, कैसे छिटकीली? तब हम बोले अपना हस्बैंड को कि जाइए तो उसको पीछे से देखिए तो। राष्ट्रीय मानवाधिकार और आरटीआई जागरूकता संगठन भारत के भागलपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में संगठन के राष्ट्रीय सचिव बसंत कुमार महतो बरहरवा झारखंड से प्रस्थान कर बिहार के सिल्क नगरी पहुंचे। वहीं 3 जिलों क्रमशः भागलपुर, बांका और खगड़िया से पदाधिकारियों का आगमन हुआ। पिछले कुछ दिनों से बिहार टीम में कुछ मुद्दों को लेकर आपस में तमाम पदाधिकारियों में खींचातानी चल रही थी। वहीं इसको लेकर राष्ट्रीय सचिव महोदय ने खासी नाराजगी जताई और जिन पदाधिकारियों की उपस्थिति नहीं थी उससे स्पष्टीकरण मांगा। जी बिल्कुल, ये होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय मुख्यालय से आपके प्रदेश जो पंजीकृत कार्यालय, चूँकि आपने कहा कि ये पंजीकृत कार्यालय आपका प्रदेश का है, तो बिहार प्रदेश के कार्यालय में तमाम जिलों के लोग का आगमन होना चाहिए और अगर उनकी उपस्थिति नगण्य है तो उससे आपके द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। जरूर पूछी जाएगी क्योंकि ये हमारे संगठन का दिशा निर्देश है और अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अनुशासन का पालन जो नहीं करते हैं वो समाज सेवा क्या करेंगे, इसलिए स्पष्टीकरण पूछा जाएगा जरूर और हम इस सारी बातों से मुख्यालय को अवगत कराएंगे और स्पष्टीकरण भी होगी।